बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान को इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ बारिशें हैं और सैलाब है और सैलाब के बायस फैलने वाली तबाही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, जैसा कि कल रात को कोयटा में BNP के जलसे पर एक खुदकुश हमला हुआ। ये वो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म के चैलेंजेस के मुकाबले के लिए आप जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी जो है वो बरकरार है, और दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा भी आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है उसके जो रहनुमा हैं वो भी एक दूसरे के साथ खुलकर इख्तिलाफ़ राय कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये जो हुकूमत के वज़रा हैं उनके आपस में जो मामलात हैं वो इख्तिलाफ़ात की तरफ बढ़ते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में एक तकरीर की और उसके जवाब में हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक तकरीर की। तो ये जो मामला है इस पर बात करते हैं। जनाब हनीफ अब्बासी साहब से वफाकी वज़ीर रेलवे हैं और आज कराची में मौजूद हैं। हनीफ भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इससे पहले कि मैं आपको कोई सवाल करूं, मैं पहले चाहूँगा कि नाजरीन हैं वो देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब और आपका जो मौक़िफ़ है कुछ मामलात पर, उसमें फ़र्क क्या है। सियालकोट में लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो जमीन जो है किसी नाले की जमीन है। मैंने कभी नहीं सुना कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये कैसे मुमकिन है। ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो सारी सड़कें जो है बैठ गई। हमने तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल नहीं किया। हम डिलीवर नहीं कर सके अपने हल्के के अंदर, तो वो रोना किसी और पे डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, अपने गिरेबानों में झांके। बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में वो बेदस्तोपा है, पंजाब में तो है ही नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए। 40 साल का निजाम गंदा है भाई, 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में ये हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो रहा है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। हर किसी को वायरल होने का शौक है, अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाएं। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, आप दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है और आप दोनों का जो लीडर है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। तो आपका और ख्वाजा आसिफ साहब का जो इख्तिलाफ है वो हाइब्रिड सिस्टम पे है या वाकई जो पंजाब में सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, वो जल्दी टूट जाती हैं, तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े परेशान है। इख्तिलाफ है क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और रात वाला जो वाक़या कोयटा में हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उस पर मैं अफसरदा भी हूँ और उनके लहायकीन के गम में बराबर का शरीक हूँ। एक पाकिस्तानी का खून वो बलूचिस्तान में बहे, सिंध में, पंजाब में और KPK के अंदर वो हमारे लिए मोहतरम है। और नहायत ये दुश्मन जो घिनौना खेल पाकिस्तान में खेल रहा है, इंशाल्लाह जल्द वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अब आ जाएँ कि जो आपने बात की है, पहली बात ये है कि मेरा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या इख्तलाफ हो सकता है। वो एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। पहली बात तो ये मैं तरदीद कर दूँ। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा अपने उस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, अपने भी और अपने लीडर की भी। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमें जो बात करनी चाहिए, देखिए स्टेट्समैन कौन होता है जो दूसरों की तरफ देख कर अपना मुंह जो है वो सुर्ख ना करे, बल्कि बताए कि ये बात गलत है। इस तरीके से नहीं 500 बंदा एक तरफ एक बात कर रहा हो, स्टेट्समैन का काम है वो कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह करना है। ये जो बातें आपने चलाई हैं, देखिए हमें, मैं भी खड़ा हो के रोज़ एक तकरीर कर सकता हूँ डेली, लेकिन आपने देखा होगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं जब कोई ऐसा इशू आता है उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। और ये रिस्पॉन्ड मैंने ख्वाजा साहब की जगह कोई भी होता, कोई शख्स भी होता, कितना सीनियर ही क्यों ना होता, कितना जूनियर, जो उस जगह पे बैठा होता हुकूमती बेंचों में और ये बात कर रहा होता, तो मैं यही जवाब देता जो मैंने कल दिया है। अच्छा, और वो क्या है जवाब है, ज़रा सुन लेना जी। जवाब ये है कि हम अपने सिस्टम को बुरा भला कह रहे हैं, जिस सिस्टम का हम हिस्सा हैं और जिस सिस्टम का हम 40 साल से हिस्सा रहे हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। अगर हमारे या मेरे कुछ ज़ाती इख्तलाफात किसी से भी होंगे पार्टी लीडरशिप के अंदर, तो मैं उसको अंदर अपने अंदर बैठ के उसको हल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे चेहरे से पिछले 20-25 साल में नून लीग के होते हुए किसी जगह
बहुत सारी जगह इख्तलाफात हुए होंगे, लीडरशिप के साथ भी शायद हुए हों, लेकिन कभी आपने हमारे चेहरे से, कभी हमारी गुफ्तगू से आपने ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। वो हम अपने घर के अंदर हल करते हैं, लेकिन यहाँ सरेआम कपड़े धोना मुनासिब नहीं है। तो मैंने बस सिर्फ इतनी बात कही है कि 40 साल अगर आप कहते हैं कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ नहीं है, तो क्या लोकल बॉडीज़ की कमी मेरी वज़ीर आला जो हैं वो पूरी नहीं कर रही? क्या मैंने तो मिसाल आपको दी है ना रावलपिंडी की। मीर साहब, आपने रावलपिंडी देखा है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखा है, मेट्रो देखी है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी देखा है, ब्रिजेस देखे हैं आपने रावलपिंडी के अंदर बनने वाले, आपने सफाई का निज़ाम देखा है मेरा रावलपिंडी के अंदर, मेरे खेल के मैदान आपने देखे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखा है, अभी बारिशों के अंदर रावलपिंडी शहर को जाकर देखें। वो ठीक है, ये नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात रावलपिंडी की नहीं की, उन्होंने सियालकोट की बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि इस सैलाब की एक बारिश से जो सियालकोट शहर है उसकी कुछ सड़कें जो हैं वो बैठ गई हैं, और वो सड़कें जो हैं वो उस एक सड़क का उन्होंने हवाला भी दिया है, खादम अली रोड जो है, और वो जिस कंपनी ने बनाई है उस पर उन्होंने तनकीद किया है। तो क्या ये उनका हक नहीं है कि वो उस शहर से बार बार मुंतखब होते हैं और उस शहर की सड़क जो है वो एक कंपनी ने बनाई है, वो बैठ गई है, तो उनको उस पर तनकीद करने का हक नहीं है? तो मैंने कंपनी का तर्जमान तो नहीं हूं ना, मैं तो बात ये की है कि कभी आप हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं और अपने ही मुंह पे तमाचा मारने वाली बात हो जाती है कि हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के तहत हमारी हुकूमत चल रही है। और हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है मैं इस तशरीह में जाना ही नहीं चाहता, आपको भी पता है, पूरे इंटेलेक्चुअल्स को पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग वार जी आप एक जिम्मेदार आदमी थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर के दौरान आपने कह दिया कि जनाब हम अपने गंदे कपड़े जो है यूरोप के और यूएसए के धोते रहे हैं। उसका मकसद आप समझते हैं ना क्या, कि यानी हम दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते रहे हैं। यानी ऐसी गुफ्तगू जो है, अच्छा, जो उन्होंने जिम्मेदार जगह पे बैठ के बहुत सारे और इश्यूज, उन्होंने जो हाइब्रिड निज़ाम के बारे में बात की थी तो आपने उसका जवाब भी दिया था। तो मैंने भी आपका वो जो जवाब था हाइब्रिड निज़ाम के बारे में, वो मैंने ख्वाजा साहब को अपने प्रोग्राम में वो बुला के तो मैंने उनके सामने चलाया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। लेकिन ज़रा आप भी सुन लें कि आपने क्या कहा और फिर मैंने क्या सवाल किया था ख्वाजा साहब से। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी क्लियर है, वो कह रहे हैं हाइब्रिड निजाम चल रहा है। नहीं सर, मैं नहीं एग्री करता। आप कैसे कह सकते हैं हाइब्रिड निजाम? आप क्या हाइब्रिड आप बताएं, फिर उसका क्या मतलब सबको ला के फिर बिठाया गया है जैसे अपोजिशन कहती है। जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आया, जैसे फेक न्यूज नहीं होती, मैं समझे शायद फेक न्यूज है। हमें खबर बनाने का शौक नहीं है, बट मैं भी किसी को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब को कोई मशवरा देंगे इस हवाले से? जो नहीं, मैं मशवरा इसलिए नहीं दे सकता कि उनकी उम्र का तकाजा है, वो मशावरत से आगे जा चुके। ये क्या चक्कर है ये? मैं कोई जवाब नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना ये ख्वाजा साहब को ये सुनवाया और उनसे कहा जी कि ये इसका क्या जवाब देंगे आप, तो उन्होंने उसके कहा, उस पर माजरत कर ली, उन्होंने कहा मैं इसका कोई जवाब नहीं देता। तो अब लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम जो है वो कामयाबी से चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो है उसको बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। तो वो तो इसको अपनी तरफ से पॉजिटिव सेंस में बयान कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, पहले बात यह है कि मेरी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं बनती, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये नहीं है कि मैं कोई हुकूमती तर्जमान की हैसियत से बात करता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जिसका ताल्लुक़ है, वो ये कह रहा है कि हम एक जमहूरी निज़ाम के तहत इस हुकूमत को चला रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, कभी उन्होंने इस चीज़ को क्या एडमिट किया, किसी जगह ये स्टेटमेंट दी? क्या हमारे तर्जमान ने, उनके तर्जमान ने किसी जगह उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी? नहीं दी। आप इंजॉय करें, किसको इंजॉय करें? आप मार्काए हक को इंजॉय करें, आप उस चीज़ को इंजॉय करें कि जो इस वक्त एक पाकिस्तान ने अपने बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, आप उसको इंजॉय करें। और दूसरी तीसरी बात यह है कि अगर हम 40 साल के निज़ाम की बात करें जिसमें आप लोकल बॉडीज़ नहीं कराते, जिसमें करप्शन है, जिसमें इंक्रोचमेंट है, जिसमें बारिश सारी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चीज़ें हैं जो आप गिनवा देते हैं, तो भाईजान अब यही चीज़ें अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो पिछले 25-30 साल से तो मैं भी इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। नहीं, लेकिन बाजी साहब आपकी 40 साल से भी निज़ाम का हिस्सा है, तो सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको 14 अगस्त को निशान इम्तियाज़ दिया जाता है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनसे मुतमिन है, उन्होंने अभी तक तो उनको
उनको कोई वज़ीर आज़म साहब ने उन पे कोई इतराज़ नहीं किया, उनको पूछा नहीं है, मुझे तो आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? मीर साहब जी हाँ ठीक है सर। पहली बात मीर साहब, आप मुझे जानते हैं पिछले 30 साल से जी, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैंने जिंदगी में आज तक किसी के कहने पे कोई स्पीच नहीं की जी, ठीक है जी, किसी के कहने पे नहीं की। मेरा एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं बात करता हूँ, निशाने इम्तियाज़ दें उनको, निशाने जुर्रत दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे कहा क्या इतराज़ है? मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जितनी स्पीच मैंने की है, जितने इंटेलेक्चुअल्स को आप भेज दें, किसी पॉलिटिकल वर्कर को भेज दें, यकीन माने हर शख्स यही कहेगा कि आपने फैक्ट एंड फिगर के साथ बात की है। हमें अगर ये बातें करनी है, हमें अपोजिशन बेंचों में जाना चाहिए। अपोजिशन में बैठ के ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, यानी हुकूमत अगर दूध की नहरें भी बहा रही होगी ना, तो मैं अपोजिशन में बैठ के कहूँगा ये दूध जो है ना, ये पानी से मिला हुआ, खालिस दूध को कहूँगा ये पानी से मिला हुआ है। मैं कहूँगा जनाब हमने दुनिया फतह कर लिया, अपोजिशन में बैठ के आप कहें नहीं सर झूठ कह रहे हैं, तो फिर तो कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन होती है। लेकिन जब आप हुकूमत में बैठे हैं भाईजान, बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। इस मुंह से निकली हुई एक एक बात काउंट होती है, ये बच्चों का खेल नहीं है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो आपके एक रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं, वकील भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी एक मशवरा दिया है आपको भी और ख्वाजा साहब को भी, ज़रा सुने। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े हमारे सीनियर जो है वो साथी हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो अगर हनीफ अब्बासी साहब को उनकी किसी बात पे एतराज़ था, एतराज़ हो सकता है, बाज़ औक़ात बात हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें वो खुद मिल के ये बात कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब था। तो बाजी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का मशवरा ये है कि अगर आपको ख्वाजा साहब की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप उनको मिल के उनसे बात कर लेते। आपने भी पब्लिकली कौमी असम्बली में तकरीर कर दी। सर या मेरी बात सुने मीर साहब, पहली बात ये है कि वो मेरे बुजुर्ग हैं और राना सनाउल्लाह मेरा बड़े भाइयों की तरह है। राना सनाउल्लाह का मशवरा अपनी जगह बहुत मैं कहता हूँ कि मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं जो बात फिर आपसे कर रहा हूँ, मैं फिर तरदीद कर रहा हूँ कि मेरा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फोरम के ऊपर, इस बेंच के ऊपर, हुकूमती बेंच के ऊपर कोई खड़ा होके अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई गिलिश करेगा ना, तो मैं यही जवाब दूँ। अच्छा, आप भी हो, आपने सिंपल सी बात, आपने ये बात दोबारा रिपीट कर दी, आपने बात दोबारा रिपीट किया। मुझे एक सवाल करने की इजाज़त दें। हाँ। गुस्ताखी माफ़, आप बार बार कह रहे हैं कि आपका ख्वाजा साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, आपकी स्पिरिट जो है वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये कोई 1.5-2 साल पहले रावलपिंडी में एक वर्कर्स कन्वेंशन था, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की और उन्होंने उस तकरीर में कोई रावलपिंडी की जो पॉलिटिक्स है, कोई तंजीम के जो इख्तलाफात हैं उसका जिक्र किया। तो उसके जवाब में आपने भी बड़ा सख्त जवाब दिया। बहुत से आपकी पार्टी के लोगों का ख्याल है कि हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का इख्तलाफ जो है वो उस वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीरों से शुरू हुआ है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ आपके मैसेजेस भी दिखाए हैं, पता नहीं वो सही हैं या गलत हैं, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब की आप भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने वो मैसेजेस दिखाए हैं आपके उनको, और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो आपकी बोलचाल भी बंद है। तो क्या ये एक सीरियस मामला नहीं है कि 2 फेडरल मिनिस्टर जिनका ताल्लुक एक ही पार्टी से है, उनकी बोलचाल बंद है आपस में? नहीं, देखे बोलचाल तो सगे भाइयों में भी नहीं होती, कई दफ़ा फैमिलीज के अंदर नहीं होती, बहन भाई की नहीं होती, भाइयों भाइयों की नहीं होती, तो वो तो सिलसिला लगा रहता है, चला रहता है। लेकिन कल की स्पीच का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे बात नहीं की, आपको और भी 2-3 नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनके साथ आप मेरे बड़े अच्छे गुडी ताल्लुकात हैं। जब वहाँ पे भी सूरत हाल, उन्होंने भी इसी तरीके से पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की कोशिश की। देखें, इस गुफ्तगू से वज़ीर आला पंजाब भी डिस्क्रेडिट होती है, ठीक है, मुझे दुख है इस बात का। इस गुफ्तगू से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी डिस्क्रेडिट होते हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी डिस्क्रेडिट होती है, जिसने दिन रात मेहनत करके इस वक्त पूरी दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया है। एक फातह की हैसियत से पूरी दुनिया में वो इस वक्त हर मुल्क के अंदर, चाइना हो, अज़रबैजान हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, हर जगह के ऊपर उस शख्स की इज़्ज़त पाई जाती है। तो इसी तरीके से आज दिन रात ये सैलाब की तबाहकारी देख लें। आप अपनी ईमान से बताएं मीर साहब, आप पिछले दिनों नहीं, आप पहले KPK के अंदर गए हुए थे, आप पंजाब के अंदर गए हुए थे, मुझे सिर्फ कंपैरिजन बता दें कि
क्या पंजाब के अंदर इस अल्लाह की आफत से किसी को बचाना मुश्किल काम होता है? वो मैं नहीं कहता कि हमने अल्लाह की आफत से किसी को बचा लिया है, लेकिन इक़दाम क्या KPK के से ज़्यादा अच्छे नहीं है पंजाब के अंदर? क्या रिस्पॉन्स जो है, जो एमरजेंसी के हमारे डिपार्टमेंट है, उनका ज़्यादा अच्छा नहीं है पंजाब के अंदर इस वक्त? तो कहने से मुराद यह है कि किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ, आप इतने बड़े मनसब पे बैठ के मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का नाम कभी मेरे मुंह से सुना है आपने? कभी मेरे मुंह से सुना है आपने? नहीं, लेकिन किसी चैनल पे सुना है? वो आपकी बात हो सकता है हमने भी किसी के साथ लड़ाइयाँ की, अभी ये ठीक करें। जिस कॉन्ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये जो DC सियालकोट है, उसने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक तहरीरी कंप्लेंट की हुई है और उसमें ये कहा है जी कि इन्वेस्टिगेट सब स्टैंडर्ड वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स ZKB और अंडर द सुपरविजन ऑफ मैसर्स नेस्पाक एंड PICIIP। तो ये एक, जिस शहर से ख्वाजा आसिफ साहब MNA हैं, उस शहर में जो तरक्याती काम हैं, अगर उनका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है और उस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रही है और ख्वाजा साहब भी वही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? देखिए, पहली बात, मैंने कब कहा कि ना करें? मैंने तो ये बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जब बन रहा था, मुझे ये बताया ना, जब ये बन रही थी मेट्रो पिंडी इस्लामाबाद, तो मैं उस पर खड़ा था ना, कि आपने कई दफ़ा देखा, ये E11 के पास ओवरहेड ब्रिज बन रहा था, मैं उस पर खड़ा था कि नहीं खड़ा था? हाँ, बिल्कुल। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ आप खड़े थे, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, आपका जो किरदार है और जो ख्वाजा आसिफ साहब का किरदार है इन मामलात में, वो ज़रा डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपसे बहुत से काम लेते हैं, इस तरह के आपको असाइनमेंट दे देते हैं कि जाओ भाई ये काम करवाओ। तो ये क्या बात दुरुस्त है कि ये जो ZKB है, ये इस्लामाबाद मेट्रो के प्रोजेक्ट में भी ये इन्वॉल्व रही है? बिल्कुल सर, ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, ये लाहौर में भी रहे जी। तो आप इस तरह करें, में तो आप इस तरह करें कि कल या परसों जब भी आपके पास टाइम हो, जरा मेरे साथ आप जरा चलें, मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद मेट्रो की क्या हालत है। तो वही वाली हालत है जो कि सियालकोट की एक सड़क जो है खादम अली रोड, उसकी हालत है। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं, कतई नहीं सर। मैं अपने इस प्रोजेक्ट का उस हद तक जिम्मेदार हूं सर। मैं बिल्कुल, ये गलत है, जितनी तारीफ अगर आप बात कर ही आए हैं तो मैंने, आप देख लें कि जितनी तारीफ हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने एक ZKB नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्टर थे, लाहौर पिंडी, लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर अपना पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर मेट्रोस के अंदर सब की तारीफें की गई, उन्हें तारीफी असनाद दी गई। और मैंने खुद खड़े होकर, हमारे पास 6 पैकेजेस थे, मुझसे पूछें 6 पैकेजेस में से एक पैकेज था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उस पैकेज के ऊपर 3 किलोमीटर पूरी की पूरी रीडू उस वक्त के CM जो आज वज़ीर आज़म ने, उनके होते हुए सब स्टैंडर्ड माल, सब स्टैंडर्ड चीज़ बन ही नहीं सकती, उन्होंने उसको रीडू कराया। लेकिन जहाँ तक इस फर्म का ताल्लुक है, ना मैंने लाहौर में सब स्टैंडर्ड देखा, ना मैंने पिंडी में सब स्टैंडर्ड देखा। बिल्कुल, आप तो वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो इस कंपनी के बारे में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो भी इसकी बड़ी तारीफें करते हैं। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस, तो फिर अंदाजा लगाएं, अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं, ठहर जाए मीर साहब, बात कंपनी की नहीं है। आप अगर ये देखें, अगर शहबाज शरीफ किसी की सरेआम तारीफ कर रहा हो और वो कॉन्ट्रैक्टर हो, मुझे ये बताएं, या पॉलिटिकल वर्कर हो, मेरी कैबिनेट के अंदर एज ए मेंबर कैबिनेट उन्होंने तारीफ की, आप तक पहुंची, तो अब उन्होंने कुछ सोच समझ के की ना। शहबाज शरीफ जैसा शख्स, जहांदीदा शख्स, जो आने वाली कई चीज़ों का अदराक रखता है, मुझे ये बताएं कि वो ऐसे मुंह से निकाल के कह देगा जी आप उठे जी, खड़े हो जी, आपने इतना अच्छा काम किया। मेरा एक ख्याल है, काम करने वाले की तारीफ करेंगे। क्या शहबाज शरीफ को कोई खरीद सका? आज तक कोई खरीद सका है कि शहबाज शरीफ ने भुगता ना, अच्छा पूरा नैब भुगता, मैंने नैब भुगता, तो ख्वाजा आसिफ ने भी तो भुगता, बाकी वो जाने जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो नैब भुगता। तो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो नैब भुगता है, तो आपने भी भुगता है, शहबाज शरीफ साहब ने भी भुगता है। सर जी, हमारे में से तो बहुत सारों ने भुगता ना, राना सनाउल्लाह ने नहीं भुगता, बिल्कुल भुगता, एहसन इकबाल ने नहीं भुगता, चले इस वक्त साद रफीक ने नहीं भुगता। इस वक्त मैं जो है वो आपकी और ख्वाजा आसिफ साहब की बात ये ज्यादा लड़ाई नहीं करवाना चाहता। अच्छा मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो
आपको और ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाएं और आमने सामने बिठाएं और बात कर लें कि भाई क्या असल मसला क्या आप दोनों के दरमियान। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहली बात तो ये कि मैं कभी भी ना आता। हाँ, ज़रा जल्दी से बात कर लें, टाइम खत्म हो गया। एक तो ये कि मैं जल्दी से कर रहा हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए नहीं आया कि मैंने कोई ख्वाजा साहब का मुकाबला करना है या किसी और का मुकाबला करना है। मैंने हक सच कहते रहना है, बस ये मेरा मौक़िफ़ है। इसके अलावा मेरे वो बुजुर्गों की तरह, और मैंने जो कहा वो हक और सच था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ बाजी साहब हमसे। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अगर चाहें तो वो भी अपना मौक़िफ़ हमारे शो पे पेश कर सकते हैं, और अगर वो बहुत सी बातें जो हैं वो पब्लिकली नहीं करना चाहते तो उनको चाहिए कि कम से कम शहबाज शरीफ साहब को भी बता दें। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल साहब के साथ, जिन्होंने पिछले 1 साल के दौरान कल रात को दूसरे खुदकुश हमले का सामना किया। तो ये सैलाब के साथ साथ खुदकुश हमलों का सिलसिला भी जारी है। अख्तर मैंगल साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है, उनसे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि कल रात को कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एक जलसे पर खुदकुश हमला हुआ, और इस हमले में तकरीबन 15 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो BNP के वर्कर्स की और रहनुमाओं की है। एक पुलिस वाला भी इसमें शहीद हुआ, और ये पिछले 1 साल में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल पर दूसरा खुदकुश हमला है। इससे पहले भी उन पर चंद माह कबल भी एक खुदकुश हमला हो चुका है। उन्होंने पिछले साल कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था, उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, अब उसको भी 1 साल गुजर चुका है। तो ये जो सारे मामलात हैं इस पर हम बात करेंगे सरदार अख्तर मैंगल साहब के साथ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह। मैंगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आपके साथ इजहार अफसोस करते हैं, आपके बहुत से साथी शहीद हो गए। तो आप कुछ बताएंगे कि अब तक एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है शोहदा की, और ज़ख्मियों की तादाद कितनी है? शुक्रिया हामिद मीर साहब। वैसे तो हमारी सोशल लोग जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हमारी पर पाबंदी लगा दी। आपकी मेहरबानी जो हमें ऑनलाइन ले रहे हैं। हामिद भाई, अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा एक नुकसान हुआ इस पर बलूचिस्तान, न कि सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को, हम समझते हैं ये पूरे बलूचिस्तान का एक नुकसान है। इसमें जो अभी तक जो तादाद सामने आई है, इसमें रात तक तो 14 हमारे साथी शहीद हुए थे, और आज एक दूसरा जो ज़ख्मी था वो भी ज़ख्मों की ताब ना लेते वो भी शहीद हो गया। इस वक्त तक 15 जो है शहीद हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, और उनमें से 4 के करीब जो क्रिटिकल हैं, जिनको CMH में जो है उनका इलाज किया जा रहा है, और एक को शिफ्ट कर दिया गया है कराची। अच्छा, सरदार अख्तर मैंगल साहब, जो बलूचिस्तान के एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं हमजा शफकात साहब, वो ये कहते हैं जी कि हमने इस जलसे के मुंतज़मीन को पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया सिक्योरिटी थ्रेट को, और फिर हमने उनको इजाज़त दे दी। तो अब वो इस सारे मामले की ज़िम्मेदारी तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि आपने सिक्योरिटी थ्रेट को सीरियस नहीं लिया, हालांकि आप पर पहले भी एक खुदकुश हमला हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? हामिद साहब, 2024 से लेकर या उससे पहले भी आप देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हर पॉलिटिकल लीडरशिप को मिल रहे थे, और जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पाकिस्तान की सतह पर, बिलखुसूस बलूचिस्तान की सतह पर, उनको तो ये थ्रेट सरेआम दिए जा रहे थे। और इलेक्शन के दौरान बलूचिस्तान वाहिद सूबा जो पोलिंग के दौरान भी दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद नताइज जिस अंदाज में आए गए उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। हमने तकरीबन 1 महीने पहले मकामी इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त चाही कि हम हॉकी ग्राउंड में जलसा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी का जलसे की इजाज़त दी थी, JUI के मौलाना साहब की जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन हमें उस ग्राउंड में जो रेड जोन के एरिया में जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कम होता है वहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दी गई। अभी भी हमें
जलसे से 2 दिन पहले बाकायदा उन्होंने इजाज़त दी और उसमें कोई इस तरह का थ्रेट का उन्होंने हमसे ज़िक्र नहीं किया। हाँ, कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसी MPA के ज़रिए से वज़ीर आला साहब का ये पैगाम मुझे मिला था कि आप ख्याल रखें कि आपकी के ख़िलाफ़ जो है एक बड़े हमले की तैयारियां हो रही हैं। तो मैंने उस शख्स से कहा कि जी आप वज़ीर आला का जब ये पैगाम आप लाए हैं तो उनको भी मेरा ये पैगाम देंगे कि बड़ी मेहरबानी जो आप मेरी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न हैं, लेकिन उस लखपास का जो ख़ुदकुश हमला पहले हम पे हुआ था उसके फ़ौरन वेरी नेक्स्ट डे आपने मेरी और मेरे तमाम पार्टी के जो साबिका MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी तमाम की सिक्योरिटी जो है आप लोगों ने विड्रॉ कर ली। तो ये किस तरह कि आप मुझे एक तरह से पैगाम भी दे रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी भी वापस कर रहे हैं। अब उस थ्रेट का जो है वज़ीर आला को पता होगा कि वो साजिश कहाँ पे हुई थी और उसके पीछे कौन से क़ुव्वतें थी या कौन सी ताकतें थी जो ये साजिश हमारे ख़िलाफ़ बना रही थी। आमिर मीर साहब, ये जो हमला है, मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये मुझ पे या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पर हमला है। दरअसल ये उस आवाज़ पर यह हमला है जो बलूचिस्तान पे होने वाले मज़ालिम, बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामाली और बलूचिस्तान जो लूटमार की जा रही है, ये उस आवाज़ को दबाने पर हमला है। अच्छा, आपने जिक्र किया है लखपास पर जो हमला हुआ था, वो जो आपने धरना दिया हुआ था मारंग बलोच की और उनके साथियों की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। अच्छा, उसमें जो खुदकुश हमलावर था उसको आपके साथियों ने रोकने की कोशिश की, फिर वो भागा, फिर उसने अपने आप को उड़ा दिया। तो कुछ आपको अपने तौर पे पता चला कि वो आदमी कौन था और वो कहाँ से आया था? हामिद मीर साहब, क्योंकि उसकी शक्ल तो उसी वक्त किसी ने देखी होगी वो, लेकिन तकरीबन ये 29 मार्च का वाक़या हुआ है, 4 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके जो बॉडी के जो हिस्से हैं उनको कलेक्ट कर कर उनका फोरेंसिक किया जाता और ये पता चलाया जाता कि वो कौन है। आज दिन तक, मतलब 4 महीने से ज़्यादा का अर्सा हुआ है, हुकूमत ने इस मसले पर कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की। हमसे तक नहीं पूछा कि आपके वर्करों ने, या हमारे पास अगर फुटेज हैं, मुमकिन है उन फुटेज में उसकी तस्वीर हो। आज दिन तक उन्होंने, जो हम विक्टिम थे, आज दिन तक हमसे पूछा तक नहीं कि ये इस बंदे का हुलिया क्या था, रंगत क्या थी, इसकी शक्ल क्या थी, किस तरह का लिबास उसने पहना हुआ था। तो हुकूमत की दिलचस्पी या उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज दिन तक उन्होंने पूछा नहीं। हमारे लोगों ने तो उसको उस वक्त देखा था, उसका हुलिया जो बताया वो हमें तो वो कहते हैं कि जी उज़्बक था, लेकिन वो उज़्बक शक्ल का नहीं था जी। अच्छा, ये बताएं सर कि कल जो जलसा हुआ तो वो जलसे का टाइम 3 बजे था और फिर जलसा रात को ख़त्म हो गया, और जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान के हमजा शफकात साहब, इनका दावा है कि जलसा ख़त्म होने के 45 मिनट के बाद ये खुदकुश हमलावर जो है इसने हमला किया। तो ये आप जलसा वाकई ख़त्म हो चुका था और आप 45 मिनट तक स्टेज पर बैठे रहे, क्या इसकी कोई ख़ास वजह थी? नहीं आमिर साहब, अब वो बादशाह लोग हैं। जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ है, पहले जो हमारे मेहमान थे महमूद खान अचकज़ी थे, तो उनकी गाड़ी हमने सामने खड़ी की थी। मैंने साथियों को कहा कि मेहमानों को जो है पहले आप गुजारें। जैसे ही महमूद खान साहब की गाड़ी निकली, PTI के दोस्त थे, अवामी नेशनल पार्टी के और नेशनल पार्टी के दोस्त थे, महमूद खान की गाड़ी जैसे ही निकली है, मैं बिल्कुल, हमारी स्क्वाड की गाड़ियाँ जो उनके पीछे रवाना हुई हैं। मेरी जो एक स्क्वाड की गाड़ी थी जो मीर अमानुल्लाह ज़हरी का बेटा ड्राइव कर रहा था, वो बम प्रूफ थी। वो उस जो मजमा था, जो लोग निकलना शुरू हुए, उसमें फंस गई। उस रोड से मैं जैसे ही मेन रोड पे पहुंचाऊंगा, हार्डली वो मेन रोड जो है वहाँ से 400 मीटर होगा जी, 400 या 500 मीटर। तो मैंने उस मीर न्याज को फ़ोन किया कि तुम्हारी गाड़ी नहीं दिख रही। उसने कहा कि जी मेरी गाड़ी फंसी हुई है, आप लोग निकलें। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, वो धमाका हो गया
अब होम सेक्रेटरी ये कहता है 45 मिनट, मुमकिन है वो उसको 45 जलसे के इख्तिताम से 45 मिनट पहले का भी वो टाइम देते, उनको तो कोई नहीं रोक सके। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताएं अख्तर मैंगल साहब, आपने पिछले साल 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था, अभी तक आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, तो स्टेटस क्या है आपका? अमीर साहब, जिस दिन से मैंने दिया उसके बाद एक ही बार मैं इस्लामाबाद आया जब 26वीं आइनी तरामीम हुई जारी, तो हमारे सेनेटरों को अगवा कर दिया गया था जी। उसके बाद आपने भी नहीं सुना होगा, मैं इस्लामाबाद आया हूँ। अब वो हमारा इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं ना करते हैं, वो इख्तियारात उनके पास हैं। मेरे इख्तियार में वो था, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफ़ा पेश करने की कोशिश की, वहाँ पे मैं नहीं छोड़ा, तो तमाम मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने मैंने आके अपने इस्तीफ़े की वजूहत बताई। अब वो क्यों नहीं करते, क्या वजूहत हैं, उसका जवाब तो स्पीकर साहब भी दे सकते हैं। हाँ, एक बात, जब मैं धरने पे था तो उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि आपका इस्तीफ़ा मैंने अभी तक मंजूर नहीं किया है और दबाव है कि जी मैं आपका इस्तीफ़ा मंजूर करूं। तो मैंने बोला जी मैंने इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए दिया है, आप क्यों नहीं करते इस्तीफ़ा मंजूर? कहता है फिर आपकी जगह पे किसी शफीक को ले आएंगे। तो फिर मैंने बोला 19 शफीक आप लोगों ने बिठा दिए, 20वां शफीक भी आ गया तो मैं कौन सा आसमान गिरेगा मुझ पर। अच्छा चलें, आप से मज़ीद अभी गुफ्तगू करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरदार अख्तर मैंगल साहब के साथ। अख्तर मैंगल साहब, ये बताएं कि आपने जो पिछले साल सितंबर में इस्तीफ़ा दिया कौमी असम्बली की रुकनीत से, 1 साल गुजर चुका है, तो कुछ आपको पता है, कोई इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 1 साल में आप पर कितने मुकदमात कायम हो चुके हैं? ज़ाहिरन तो हामिद मीर साहब, जो अभी तक पता चला कुछ साइबर क्राइम्स के आए हैं, कोई मैंने ट्वीट किया उस पर भी साइबर क्राइम FI ने मुकदमा दर्ज किए हैं। मेरे फैमिली के तमाम मेंबरान के जो अकाउंट्स हैं वो भी उन्होंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और एक इंटरव्यू मैंने दिया था लखपास के मकाम पर, उसको भी बुनियाद बनाकर एक FIR मुझ पे और एक साफ़ी बाजिद खरोटी, उसके ख़िलाफ़ भी FIR उसमें उसका नाम दर्ज किया गया है। और 2 मई को उस जलसे के धरने के बाद जो हमने कोयटा में जलसा किया, मुझ समेत पार्टी के तमाम जो मरकज़ी हमारे अहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ FIR काट दी गई, लेकिन हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। ये कहीं से हमें वो FIR की कॉपियाँ मिली हैं। मुमकिन आते हैं कि इसमें जो 20 दिन हम लखपास पे हमने धरना दिया, वहाँ पे कई और FIR हों। और इस दौरान मैंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में दौरे किए धरने के फ़ौरन बाद, जहाँ पे हर ज़िले हेडकोार्टर पे हमने जलसे किए। इम्कानात ये हैं कि उसमें भी FIR काट दी गई हों, लेकिन FIR हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हामिद साहब, जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने ख़ुद जो है FIR की सेंचुरी मारी थी। तो मौजूदा हुकूमत भी अपना वो शौक़ पूरा करके उसको 100 पर क्रॉस कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि ना हम मुशर्रफ से ज़्यादा जमहूरियत पसंद हैं। तो FIR के ज़रिए से जो अपना साबित कर दें कि वो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप से ज़्यादा जो है जमहूरियत पसंद है। अख्तर मैंगल साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, यानी कि तकरीबन दो साल पहले की बात है, ये उस ज़माने की बात है जब अभी वो आपकी हमायत हासिल करके तो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते थे। तो उस ज़माने में उन्होंने एक बात की थी, ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मिसिंग पर्सनस के और इस तरह के मामलात, इसमें सबसे बढ़कर जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब इसको ताकीद के साथ बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इसके लिए खलूस दिल के साथ आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा, और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे ताकि ये मसला हल हो। अख्तर मैंगल साहब, ये 23 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद में उन्होंने बात की थी, या पता नहीं कोयटा में बात की थी, आप वहाँ पर मौजूद थे। तो आपने पहले इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया और फिर
आपके उन्होंने मुतालबा तस्लीम नहीं किए, फिर आप शहबाज शरीफ साहब के साथ आ गए, फिर उनके साथ आपकी बात नहीं बनी, अब आपने उनका भी साथ छोड़ दिया है। तो कोई कभी आपको पछतावा हुआ है कि आपने इमरान खान का साथ गलत छोड़ दिया था? हामिद मीर साहब, इसकी मैं वजाहत करूँ, ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी। और पहले दौरे पर वो कोयटा आए थे। मैं भी उनके साथ जहाज़ में हम कोयटा पहुँचे और वहाँ पे जो चमन कोयटा कराची जो ड्यूल कैरेजवे उसका उन्होंने जो है ऐलान किया था। और उसी दिन उन्होंने, अब उनकी आप बातों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने उनको ताकीद के साथ ये याद दिलाता गया, लेकिन उन्होंने जवाब में दिया कि बाइख्तियार, उस वक्त भी वो बाइख्तियार लोगों से बात करना चाहते थे, उसका मतलब वो बेख्तियार थे। अब तो फॉर्म 47 के इख्तियारात उनके पास से, तो इख्तियारात का अंदाज़ा आपको लगा गया होगा। हामिद साहब, पछतावा नहीं है हमें, हमने अपनी तरफ से हद्दुल वसा कोशिश की कि हुक्मरानों को बलूचिस्तान के जमा मसला समझाने की कोशिश की। ये और बात है कि हमारे तकलीफ़ को, हमारे आंसुओं को उन्होंने जो हमारी कमज़ोरी समझकर और उसका जो है मजाक उड़ाया। हमें उनका पछतावा नहीं है, लेकिन आज हालात जो बलूचिस्तान के जिस हद तक पहुंच चुके हैं, अब उनको हमारी वो बातें ज़रूर याद आएंगी। इसके अलावा भी मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ जब बैठा था, मैंने उनके साथ वाज़े कहा कि जी, जब आप हमें सियासत से धकेलेंगे तो लोग मजबूर होकर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसकी ना हमें उनको रोकने की ज़रूरत होगी, ना आप उनको रोक सकेंगे। और आज हालात वो हो गए हैं कि नौजवान, आज का नौजवान बलूचिस्तान का अब हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार है, और वो जमहूरी सियासत और पार्लिमानी सियासत से बिल्कुल वो बेजार आ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है, सवाल ये है कि अब आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो सरबराह महमूद खान अचकज़ई उनके साथ चल रहे हैं। कल रात को भी उन्होंने आपके जलसे से ख़िताब किया, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ आपकी वाबस्तगी के क्या मकासद हैं? हामिद मीर साहब, हकीकत तक जानना चाहें, मैंने उस वक्त भी महमूद खान से भी कहा था, मैंने जो PTI के दोस्तों से, आपने देखा होगा मैं अक्सर ख़ुद उस मीटिंग में नहीं आता हूँ कि मुझ पर काफ़ी इल्ज़ाम है कि जी आप सख्त बयान और सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था कि उस आइन को हम क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे जो आइन अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ ना देख सकता हो। वो आज दिन तक 1973 से लेकर वो आइन हमें तो नहीं बचा सका। आपने इस आइन को बचाएं भी तो ये 73 का आइन, 73 के आइन जो सिग्नेचरी थे उनको उस आइन, वो आइन न बचा सका। उसने, उस आइन ने अगर किसी को बचाया हुआ है तो ताकतवर को बचाया हुआ है, और ये आइन चलता भी है उन ताकतवरों के हाथों से। उस आइन को जिस अंदाज में वो मोल्ड करना चाहें, चाहे हुक्मरान मोल्ड करें, चाहे अदलिया उसको अपने तरफ मोल्ड करें, वो आइन को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। आप ये समझें कि एक मजबूरी है कि अभी तक हम में शायद थोड़े बहुत जमहूरी वो जरासीम मौजूद हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो जरासीम भी हमारे ज़्यादा देर हमारे जिस्म में रहेंगे, क्योंकि आज के हुक्मरान या आज की अपोजिशन कल शायद फिर हमें वो रास्ता दिखा दें कि जो उम्मीदें आज हमने लगाई हुई हैं उन उम्मीदों पे फिर वही पानी फेरेंगी, और वो जरासीम भी इंशाल्लाह हमारे जिस्म से, जमहूरियत के बचे कुचे जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह करे कि ये जो आपकी उम्मीदें हैं कायम रहें, और आपके जमहूरियत के जरासीम जो हैं ये भी कायम रहें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अख्तर मैंगल साहब हमारे साथ थे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।